एवरीवन, दिस इज़ महेशपाल। वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी में हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th साइंस, राइट। देखने को तो अभी आगे में और भी सीरीज इसी तरीके की आएंगी, लेकिन क्लास 10th का अभी जो साइंस का एग्ज़ाम है सीबीएसई की तरफ से, जो कि 2 मार्च को है, मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में हेल्प करेगा और जो कि आपको लास्ट मोमेंट में ये चीज़ बताएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किस पॉइंट को अगर आप अवॉइड करें या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर अगर आप कम ध्यान दें तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन कि हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि गिनती के आपके पास में दिन है, हार्डली 2 और 3 days आर ओनली लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तो लास्ट मोमेंट पर आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले अगर डिवीजन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर्स कि आप ओवरऑल बुक में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा अच्छे वेटेज के हैं या ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लें देन इट वुड बी बेटर कि हाँ आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि पास होने से थोड़ा सा ऊपर। ये उनके लिए है कि जो लोग ज़्यादा मतलब पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं या लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं रख सकते हैं उनके लिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर को अगर आप कवर अप कर लें तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ये ज़्यादा बहुत फ्रूटफुल हो सकती हैं। अगर थ्योरेटिकल टॉपिक्स को ही देखना है पूरे तरीके से, तो जैसे आप सबसे पहले बायो के चैप्टर से टारगेट कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट फेवरेट और आप कह सकते हैं कि मोस्ट मार्क्स गेनिंग जो टॉपिक बनता है दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। पूरे तरीके से जैसे कि हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स के बाद में ग्लैंड्स हो गई एंड द रिलेटेड फंक्शंस। बस इतनी सी चीज़ है, 2 पेज पे चार्ट बना करके एक बार में पूरा प्रिपेयर्ड हो सकता है शॉर्ट टर्म में। ह्यूमन फिजियो के टॉपिक्स निकलते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ब्लड कर दो, ब्लड वेसल्स कर दो, हार्ट कर दो, एक बार में खत्म। रेस्पिरेटरी कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लगे बंधे रहते हैं हमेशा की तरह, उन्हीं में से चीज़ें आती हैं, जैसे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ना, हर बार पूछा जाता है। एंड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट ना। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते हैं। एक्सक्रीशन में लिख लेना इन चीज़ों को कि नेफ्रॉन वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन पर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आता है तो। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी, जिसमें कि आपको किडनी बना करके दी हुई है, किडनी से दोनों तरफ से क्या है, ट्यूब अराइज हो रही है, देन ब्लैडर है एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है, यूरेथ्रा। इस तरीके के जो बेसिक से डायग्राम है। डाइजेशन की अगर बात की जाए तो डाइजेशन में बेसिकली आप एंजाइम्स, राइट, और किस साइड पर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, इतना अगर करके जाते हैं तो ये ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पूरे रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में बांट देना, ए सेक्शुअल वाला, सेक्शुअल वाला। ए सेक्शुअल के 5 पॉइंट्स एंड देन सेक्शुअल में ह्यूमंस वाले में जैसे प्लेसेंटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया है ना, फिटस फॉर्मेशन के ऊपर में क्वेश्चन आ गए। ये चीज़ें बड़े ही बेसिक तरीके से बायोलॉजी इस तरीके से कवर हो सकती है। अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप आंख बंद करके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पहला वाला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में से ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस जो आपके 5-7 तरीके की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस दैट आर गिवन इन द एनसीईआरटी, आप उनको 2 पेजेस पर लिख करके एक बार में पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। उनमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है ना, ये पूरे तरीके से तय है। दूसरी चीज निकल करके आती है, जैसा कि आपको बताया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अगर आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, राइट। वन इज ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है और सेपोनिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको तो आप बिल्कुल एक ऐसा मान लीजिए कि कंठस्थ कर लें, पूरे तरीके से आंख बंद करके तैयार कर लेना कि हाँ जी ये चीजें हैं। इनके अलावा जो दूसरे पॉइंट निकल करके आते हैं दैट इज फंक्शनल ग्रुप, राइट। फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल को पकड़ना, उसमें से लेबलिंग आती है, आईपीएसी नेम लिखने के लिए आते हैं ये वाली चीज़ें। आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में गिनती के 2 ही कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है इथेनॉल और दूसरा दे रखा है आपको इथेनॉइक एसिड। दोनों की जो 2-2, 3-3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उनमें से आपका काम इजीली हो जाएगा, राइट। थ्योरिटिकल पूरे तरीके से। दूसरी चीज़, अगर फिजिक्स के टॉपिक कवर करने हैं तो फिजिक्स में
देखिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, और बस बात ये है कि आप उनको कितना मेमोराइज कर पाएंगे, राइट। जैसे कि सबसे पहले आपके पास में आता है जो आपका लाइट वाला चैप्टर है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट, राइट, है ना। तो उनमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बेसिक लॉज और मिरर और लेंस दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन एंड उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो नहीं पाएगी, इजीली सब कुछ हो जाता है इसमें, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका जो लाइट वाला टॉपिक निकल करके आता है, आफ्टरवर्ड्स जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल निकलते हैं ना फिजिक्स में, वो निकलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये दोनों ही न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं, है ना। और अगर फिजिक्स में ही आई वाला पार्ट ले लिया जाए तो वो फिर से थ्योरेटिकल आ गया। मैग्नेटिज्म तो थ्योरेटिकल आ गया, आई प्लस मैग्नेटिज्म ये दोनों ही थ्योरेटिकल चल रहे हैं 10th क्लास में, है ना। इनमें प्रैक्टिकल सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको भी थ्योरी बेस्ड करके कवर अप कर सकते हैं। विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन कवर ऑल दीज टॉपिक्स, जो कि आपको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही ले जाएंगे, ये पूरी तरीके से तय है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, इट वुड बी बेटर फॉर द लास्ट मोमेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंगली, कि जो बोर्ड में एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से चीज़ों से गो थ्रू होना है। तो देखिए जैसे कि ये मैंने एक क्लिप या फोटो ले रखी है, जिसमें कि ओवरऑल में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं, है ना। तो जो आपका टोटल पेपर है, पेपर में आपके पास में 39 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें से 5 सेक्शन होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर सॉल्व आउट कैसे करना है। पेपर आप लोगों के हाथ में आ जाएगा 10:15 पर, 10:15 पर, और 10:15 से लेकर के 10:30 आपके पास में 15 मिनट होंगे, और उन 15 मिनट में आपको पूरा पेपर गो थ्रू हो जाना है, और पूरे पेपर में ये चीज़ें देखनी है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। जो आपको आता है आपको उसको हल्का सा देखिए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डोंट हैव टू राइट ऑन द पेपर, यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर। आपको कुछ भी पेपर पे लिखना नहीं है, पर आप अपने समझने के लिए, आपको ऐसा थोड़ी आपको सबको दिखाना है, आपने एक हल्का सा डॉट लगा दिया, आपने दिखा दिया कि हाँ जी ये चीज़ मैंने इधर में मार्क कर दी है ना, हल्का सा सर्कल कर दिया, वॉट एवर इट में भी, आपको सिर्फ खुद को आइडेंटिफाई करवाना है कि हाँ ये चीज़ और उससे अलग है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है। 15 मिनट के अंदर में पूरे पेपर पर आपको क्या कर देना है, गो थ्रू हो जाना है कि हाँ जी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट होते हैं, नहीं होते हैं, ये इस तरीके का एक डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, है ना, ताकि आप आने वाले 3 घंटे में इसको पूरे तरीके से कर पाएँ। पूरा जो आपका 3 घंटे का टाइम है, इस चीज़ को बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आपके पास में पूरे 3 आवर्स हैं, वो 3 आवर्स को आप डिवाइड करो 3 पार्ट में, कि जिसमें पार्ट फर्स्ट आप रखो 1.5 घंटे का, ठीक है ना, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। जो आप पार्ट सेकंड रखो वो आप रखो 1 घंटे का, और जो पार्ट थर्ड रखो वो रखो आप आधे घंटे का, है ना, हाफ आवर या 30 मिनट्स। अब वो इस तरीके से जो डिवीज़न है, वो डिवीज़न आपको क्यों बताया जा रहा है और आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं, कि जो आप 15 मिनट में पढ़ेंगे वो आप 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसमें भी जब आपने ये चीज़ देखी कि हाँ जी जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए सेक्शन ए, जो आपका एमसीक्यू वाला पेपर है, एमसीक्यू देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये बात तो पूरी तरीके से तय है ना। अगर आपका दिमाग उतना एक्टिवली काम कर रहा है तो पार्ट ए में आपको उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें तो आपने देखना है और आंसर करना है। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो पढ़ करके हो जाएंगे, है ना। मेरा मेन कंसर्न रहेगा पार्ट बी और पार्ट सी के लिए, है ना, पार्ट सी और डी बेसिकली इस तरीके से। तो उनमें आपको टाइम देना है प्रॉपरली, और उनमें आपको ये देखना है कि ये जो आपके पास में 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आप मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग चीज़ें अचीव कर पाएँ। जैसे कि पार्ट बी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और पार्ट सी में 3 नंबर के क्वेश्चन, और पार्ट डी में जो आएंगे वो आपके पास में आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, है ना। केस बेस स्टडी जो होगी वो आपकी बड़ी इजीली हो जाएगी, उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आपको यही तो चीज़ें बता रखी है यहाँ पे, कि ये जो ओवरऑल में क्वेश्चन पेपर है आपको पूरा तो कंपलसरी करना ही है। सेक्शन ए में आपके पास में 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। सेक्शन बी में आपके पास में 6 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट 2-2 नंबर के, ठीक है, जिनमें आपको 30 से 50 वर्ड्स में लिखना होगा। मैं इसको भी बताऊंगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सेक्शन सी में आपके पास में आएंगे 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 7 इज ऑफ 3 21, राइट ना, 6 to 12। और सेक्शन डी में आपके पास में 3 लॉन्ग आएंगे 5-5 नंबर के, दैट इज 15 मार्क्स, है ना। इस तरीके से सेक्शन डी में क्या रहेंगे, केस बेस्ड स्टडी 4 into 3 12,
12 नंबर का ही हो गया। तो मैक्सिमम गेनिंग अगर आप देखें तो आपके पास में सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी से है। कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम जो आप दे रहे हैं 1.5 घंटे का, वो 1.5 घंटे के टाइम में आप सेक्शन सी और सेक्शन डी को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन डी को आप सबसे पहले टारगेट करें। सेक्शन सी और सेक्शन डी सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग वाले आपके पास में सेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप चाहें तो सेक्शन ई पर आएँ या इस पर, इस तरीके से जैसे आपको सूटेबल रहे, है ना, क्योंकि आपके पास में उसके बाद में भी 1.5 घंटा बचेगा। अगर आप 1.5 घंटे में इतना 15 + 21 इट्स ऑफ 36 राइट ना, ऑलमोस्ट 50% पेपर, ये जो 36 नंबर का पेपर है लगभग 40 नंबर का आधा हो रहा है ना, तो इतना आपने कब गेन कर लिया, आपने पहले 1.5 घंटे में गेन कर लिया। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप पूरे तरीके से सेफ साइड पर है, पूरे तरीके से इस पॉइंट पर है कि हाँ जी आपका पेपर बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छा ही होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब बात आती है कि आंसर आपको राइटिंग किस तरीके से करनी है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आपके पास में सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन है, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपको पता है कि ये 2 नंबर का है। देखिए, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आंसर देना, 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब कि 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है। आपको पैराग्राफ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जो पूछा जाए आप उस चीज़ का आंसर दो। 2 नंबर 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट भी लिख दोगे तब भी आपको आंसर में 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप उसमें 2 लाइन का पैराग्राफ लिख दोगे तो हो सकता है आपको 1.5 नंबर मिले, लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट्स कर दिए तो ये इट्स अ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के मार्क्स से अपने आप ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। 1 नंबर का 1 पॉइंट, 1 नंबर का 1 पॉइंट, 2 नंबर में सेट। सिमिलरली फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन के 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट मेंशन करने हैं, 1 2 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स आपके खाते में पूरे तरीके से। आंसर लिखने का तरीका यही होता है। इन केस अगर आप क्वेश्चन में उलझते हैं या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझसे नहीं आ रही है या मैं इसका टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, और आपको उससे रिलेटेड अगर डायग्राम बनाना आता है, अगर बायो का टॉपिक है तो आप डायग्राम बना दीजिए। हमेशा याद रखना डायग्राम आपका पूरे तरीके से नीट, क्लीन एंड लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, है ना, लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। प्रॉपर तरीके से लेबलिंग हो, प्रॉपर तरीके से समझ में आए। एज ए थर्ड पर्सन परसेप्शन अपनी डायग्राम को देख करके देखना कि अगर कोई दूसरा देखेगा तो उसको समझ में आएगा या नहीं आएगा। देन यू विल कम टू नो कि हाँ जी ये ठीक है या नहीं। ये चीज़ बहुत विशेष तौर पर ध्यान में रखना। और इसी के बाद में जो आपका सेक्शन ई वाला क्वेश्चन है, ये वाला है ना, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन इस तरीके से होगा 1 1 1 2, है ना, कि 1 1 2 ऐसे करके मार्क्स के बेसिस पर। तो 1 नंबर में 1 नंबर जितना आंसर और 2 नंबर में 2 नंबर जितना आंसर ही करना। एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। हो सकता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया और टीचर को समझ में नहीं आया तो वो नंबर भी चले जाएँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना। बहुत ज़्यादा मेरे पास में है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत इलेबोरेटेड वे में आंसर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको खींच रहे हैं, पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना पूछा है उतना आंसर दीजिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, दैट्स इनफ। और यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं लास्ट मोमेंट पर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग इन चीज़ों को फॉलो अप कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम। एंड एट लास्ट विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, और अच्छे से पेपर देना। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्लीप पैटर्न ना। इस मोमेंट पर आप अपने डाइट और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखें। सोने के साथ में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्यों? क्योंकि आप तभी बेहतर सोच पाओगे जब आप पूरे तरीके से काम फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, रेस्टिंग फेज में रहोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।